एल अध्याय 181 अध्याय 179 के साथ हत्या। उधार लिया हुआ चाकू। अनुवादक 54,96,90,339 बकवास काटो। अपने हाथों को अपने सिर के पीछे रखें और जमीन पर बैठ जाएं। अधिकारी हान, जो बंदूक पकड़े हुए था, ने तांग जेन के सामने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। वह अपने सामने वाले व्यक्ति की ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट थी। जब वे कटघरे पर थे तो 5 या 6 बड़े आदमी उसके करीब नहीं पहुंच सके। एक बार जब उसे मौका मिल गया तो वे उससे मुकाबला कर सकती थी। पिछली बार तांग जेन द्वारा नियंत्रित किए जाने के दृश्य के बारे में सोचकर पुलिस अधिकारी हान के मन में एक डर बना हुआ था। इसके बाद उन्होंने तांग जेन द्वारा दिखाए गए दस्तावेजों के माध्यम से जांच की और पता चला कि वह एक मानसिक रोगी था जो 3 साल से लापता था। उसके परिजन उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह अचानक कटघरे के पास आ जाएगा। यह आदमी एक मरीज था और एक बार उकसाए जाने पर वह पागल हो जाता था। उसे अतिरिक्त सावधान रहना पड़ा। पुलिस अधिकारी हान ने गुप्त रूप से खुद को याद दिलाया। डर था कि तांग जेन कोई अजीब हरकत करेगी। हालांकि उसके हाथ में बंदूक थी, फिर भी वह बहुत घबराई हुई थी। बंदूक पकड़ने वाला हाथ भी थोड़ा कांप रहा था। तांग जेन ने अपने हाथ थोड़े ऊपर उठाए, जिसके बाद उन्होंने अधिकारी हान की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और मुस्कुराते हुए कहा, आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपका सहयोग करूंगा। तांग जेन को अपना सिर घुमाते देख पुलिस अधिकारी हान ने अनजाने में एक कदम पीछे खींच लिया। एक पल सोचने के बाद उसने हथकड़ी निकाल दी और तांग जेन से कहा, खुद को हथकड़ी लगाओ और कोई चाल मत खेलो, नहीं तो मैं सचमुच गोली मार दूंगा। ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तांग जेन धीरे से हंसा जब उसने हथकड़ी लगाने के लिए अपने पैर की नोक का इस्तेमाल किया। उसने उन्हें अपनी कलाइयों पर बांध लिया और पुलिस अधिकारी हान की ओर देखा। मैंने इसे कस लिया है, तुम्हें अब निश्चिंत रहना चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पुलिस अधिकारी हान ने चुपचाप राहत की सांस ली। उसने अपनी बंदूक का थूथन थोड़ा नीचे किया और तांग जेन की ओर इशारा किया, कोई चाल मत खेलो, जमीन पर बैठो और इंतजार करो। उसके बाद अधिकारी हान ने अपना मोबाइल फोन निकाला और उसकी मदद के लिए किसी को ढूंढने के लिए तैयार हो गया। अधिकारी हान, क्या आप उत्सुक नहीं हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ? अधिकारी हान, जो कॉल करने ही वाला था, उसने लापरवाही से कहा, क्योंकि जिन लोगों का आप पीछा कर रहे हैं उनके समूह ने मेरे दोस्त का अपहरण कर लिया है। मेरे पास वहां पहुंचने के लिए आधा घंटा है, नहीं तो वे मेरे दोस्त को मार डालेंगे। दोस्त? और आप अब भी कहते हैं कि आप उसे नहीं जानते? पुलिस अधिकारी हान ने फोन रख दिया और तांग जेन से कहा, फोन पर कौन है, कहाँ है वे? मैं नहीं जानता कि वे कौन है। उन्होंने मुझे बस एक पता दिया और समय पर वहां पहुंचने को कहा, लेकिन समय को देखते हुए उन्हें जल्द ही यहां आना चाहिए। तांग जेन ने अपने कंधे उचकाए और असहाय भाव प्रकट किया। पुलिस अधिकारी हान ने तांग जेन को पकड़ लिया, लेकिन तांग जेन बिल्कुल भी नहीं हिली। वह वही थी जिसे चकमा दिया गया था। उसने मन ही मन धिक्कारा। पुलिस अधिकारी हान ने तांग जेन की ओर इशारा किया और कहा, अभी मेरे साथ कार में बैठो, हम तुम्हारे दोस्त को बचाने जा रहे हैं। मुझे खेद है, लेकिन क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तांग जेन ने अधिकारी हान को संदिग्ध दृष्टि से देखा। हम अच्छा फिगर। तांग जेन की आक्रामक निगाहों से प्रभावित होकर अधिकारी हान को शर्मिंदगी महसूस हुई, जैसे कि उसके कपड़े देख लिए गए हों। इससे वह काफी असहज महसूस कर रही थी। उसने ठंडे स्वर में खराटे लिए और तांग जेन पर चिल्लाया, बकवास बंद करो, कार में बैठ जाओ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब तांग जेन ने यह सुना तो वह आज्ञाकारी होकर कार में बैठ गया। अधिकारी हान द्वारा तांग जेन को न हिलने की चेतावनी देने के बाद उसने तुरंत कार शुरू की और सीधे दूसरी मंजिल पर चला गया जहां तांग जेन पहले था। जैसे ही पुलिस अधिकारी हान गाड़ी चला रहा था, उसने अपने पीछे तांग जेन की निगरानी की। उसे डर था कि तांग जेन कुछ करेगा। दूसरी ओर तांग जेन के चेहरे पर एक आरामदायक अभिव्यक्ति थी, क्योंकि वे हालस्य से पिछली सीट पर लेटा हुआ था। कार पर पहचान को देखने के बाद उन्होंने पुलिस अधिकारी हान से कहा, अधिकारी हान ययान, कृपया ड्राइविंग पर ध्यान दें।
अन्यथा मुझे वास्तव में पहिया लेना होगा और आपके लिए ड्राइव करना होगा। जब महिला पुलिस अधिकारी ने टैंग जेन को अपना नाम पुकारते हुए सुना तो उसने बुरे मूड में अपनी आंखें घुमाई और टैंग जेन पर चिल्लाई, अच्छे बनो, नहीं तो मैं अभी तुमसे निपट लूंगी। तांग जेन ने टीएस की ध्वनि निकाली। अपना मुंह सिकोड़ते हुए उसका चेहरा तिरस्कार से भर गया। महिला पुलिस अधिकारी का ड्राइविंग कौशल बहुत अच्छा था। उन्हें उस स्थान पर पहुंचने में देर नहीं लगी जहां युवक की हत्या हुई थी। तांग जेन उसके साथ कार से बाहर कूद गई। महिला पुलिस अधिकारी ने उसे बंदूक से धमकाया, लेकिन तांग जेन उसके झांसे में नहीं आई। हान ययान के पास तांग जेन को अपने पीछे आने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तांग जेन ने जिन 3 लोगों को गिराया था वे अभी तक ठीक नहीं हुए थे, इसलिए हान ययान ने उन तीनों को बांधने और मदद के लिए बुलाने के लिए किसी भी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि जब वह यह सब कर चुकी थी तो उसे पता चला कि तांग जेन गायब हो गई थी। हान ययान ने चारों ओर देखा लेकिन तांग जेन का कोई निशान नहीं मिला। वह इतनी गुस्से में थी कि उसका शरीर कांपने लगा और वह तांग जेन को कोसती रही। हालांकि जैसे ही वह मुड़ी और आंगन में जाने वाली थी उसे महसूस हुआ कि किसी ने पीछे से उस पर झपट्टा मारा और उसे जमीन पर दबा दिया। इससे पहले कि वह विरोध कर पाती उसने जहां वह खड़ी थी वहां से गोलियों की आवाज सुनी। हान ययान हैरान था। अगर समय रहते उसे दबाया नहीं गया होता तो शायद अब तक उसे गोली मार दी गई होती। वह मुड़ी और तांग जेन को उसके शरीर से उठते देखा, यहाँ तक कि वे आगे बढ़ा और हान ययान के दिलेर बट पर तमाचा मारा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अपने बट में दर्द और सुन्नता महसूस करते हुए हान ययान ने अपनी नाक से कोड़ ली और अपने दिल में विकृत को शाप दिया। वह तुरंत छिपने के लिए जमीन से उठी और जवाबी लड़ाई के लिए अपना हथियार निकाल लिया। तांग जेन भी एक कोने में छिपा हुआ था। वह मानचित्र के माध्यम से बाहर की स्थिति का अवलोकन कर रहा था। इस समय 6 लोग थे जो आंगन में घुस आए थे और घर में घुसने का प्रयास कर रहे थे। छोटी बैरल वाली शिकार राइफल थामे एक आदमी ने सावधानी से धक्का देकर दरवाजा खोला। वह अपना सिर अंदर धकेलने ही वाला था कि तांग जेन ने दरवाजे पर लात मारी। आंगन में बेहोश होकर गिरने से आदमी का चेहरा खून से लथपथ हो गया था। यह देखकर कि उनके साथी पर घात लगाकर हमला किया गया है, बाकी 5 लोग तुरंत खिड़की की ओर भागे और कमरे में बेतरतीब ढंग से गोली चला दी। हान ययान दबाव के कारण अपना सिर नहीं उठा सकी। तांग जेन ने जमीन से एक चमड़े का जूता उठाया और उसे खिड़की के बाहर एक आदमी पर दे मारा। लेवल 5 कल्टीवेटर की ताकत कोई मजाक नहीं थी। भले ही तांग जेन ने अपनी ताकत पर लगाम लगाई, फिर भी उसने उस आदमी को उड़ा दिया। चूंकि वे अभिनय करना चाहता था इसलिए उसे अधिक यथार्थवादी अभिनय करना था। अन्यथा तांग जेन लोगों के समूह को आधे मिनट से भी कम समय में स्वर्ग भेज देगा। यह देखकर कि एक और साथी मारा गया है, बाकी 4 घबरा गए और हमले से बचने के लिए जल्दी से नीचे बैठ गए। तांग जेन ने अवसर का लाभ उठाते हुए तेजी से उस स्थान पर भाग गया जहां हान ययान छिपा हुआ था। जब वह बंधे हुए 3 लोगों के पास से गुजरा, तांग जेन ने एक आदमी की कमर से बंदूक निकाली और घबराए हुए हान ययान से कहा, चलो दूसरी मंजिल पर चलते हैं। यह वहां अधिक सुरक्षित है। नहीं, यहाँ संदिग्ध हैं, हम उन्हें ले जाने नहीं दे सकते। हान ययान नहीं हिला और बाहर देखता रहा। तांग जेन ने उसके बट को फिर से थपथपाया, जिससे हान ययान इतना क्रोधित हो गया कि उसकी भौहें तन गईं। उसने तांग जेन पर जमकर अपने दांत निकाले और कहा, तुम कमीने हो, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हारा लंडूड़ा दूंगी। तांग जेन ने मैं बहुत डरा हुआ हूँ अभिव्यक्ति प्रकट की, लेकिन उसकी हरकतें बंद नहीं हुईं। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और दरवाजे पर गोली चला दी। खून जमा देने वाली चीख निकल गई। तांग जेन की गोली दरवाजे को भेद कर उस व्यक्ति के पेट में लगी थी। उनके 3 साथियों को एक के बाद एक मार गिराया गया, जिससे बाकी 3 डरपोक हो गए। वे इस बात से झिझक रहे थे कि हमले को जारी रखा जाए या अधिक हताहतों से बचने के लिए सीधे खाली कर दिया जाए। कमरे के कोने में हान ययान ने तांग जेन को आश्चर्य से देखा। उसने उसकी बंदूक छीन ली और तांग जेन पर ठिठुरते हुए कहा, बेहतर होगा कि आप अच्छा व्यवहार करें। आपको गोली मारने के लिए किसने कहा था? तांग जेन ने हान ययान पर ध्यान नहीं दिया। मानचित्र के माध्यम से
उसने कुछ पुलिस कारों को तेजी से आते देखा। वे 1 मिनट में आ जाएंगे। इतना कम समय बचा होने पर शेष 3 लोग शायद बच नहीं पाएंगे। चूंकि आचार राष्ट्र की पुलिस का ध्यान आकर्षित किया गया था, तांग जेन अंततः पीछे हट सकता था जब हान यान का ध्यान बाहर पर केंद्रित था। तांग जेन दूसरी मंजिल तक कूद गया, क्वांटम अदृश्यता को सक्रिय किया और बाहर सड़क पर कूद गया। बैंगनी बिजली की छोटी तलवार से इन साथियों की कारों के टायरों को काटने के बाद तांग जेन ने पुलिस की कारों को देखा जो तेजी से आ रही थी और संतुष्टि के साथ जाने के लिए मुर्गी पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें। अध्याय 182 अध्याय 180 संशोधित टैंक अनुवादक 54,96,90,339। एक दिन बाद एक निश्चित ब्लॉक में यह आधे साल का किराया और सुरक्षा जमा राशि है। कृपया यह जांचें। तांग जेन मुस्कुराया जब उसने अपने सामने अधेड़ उम्र की महिला को बिल्कुल नई नकदी का ढेर दिया। कुछ देर बातचीत करने के बाद उसने आसपास के माहौल का जायजा लिया और संतुष्टि से सिर हिलाया। उन्होंने पहले शहर के घरों की किराए की जानकारी की जांच करने के लिए ऑयल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक किट का उपयोग किया था और उन्हें यह घर मिला जो वर्तमान में किराए पर दिया जा रहा था। वातावरण और स्थान उसके लिए बहुत उपयुक्त थे, इसलिए तांग जेन ने इस घर को किराए पर लेने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। घर बहुत बड़ा था और उसमें एक तहखाना था जो पुनर्जन्म वेदी स्थापित करने के लिए पर्याप्त था। महिला मकान मालिक के चले जाने के बाद तांग जेन ने तहखाने की सफाई शुरू कर दी। उसी समय उसने खरीदारी के लिए बाजार जाने से पहले एक मजबूत चोरी रोधी दरवाजा स्थापित करने वाला कोई व्यक्ति पाया। पुनर्जन्म वेदी के लिए आवश्यक सामग्रियां काफी थीं। तांग जेन ने अंततः उन सभी को खरीदने से पहले आधे दिन तक खुद को व्यस्त रखा। सुविधा के लिए उन्होंने एक सेकेंड हैंड पिकअप ट्रक भी खरीदा। जहां तक उसकी आईडी की बात है, वे आगे बढ़ने के लिए आभासी वास्तविकता सिम्युलेटर का उपयोग कर सकता है। खरीदी गई सामग्री को अपने निवास पर वापस लाने के बाद तांग जेन तहखाने में वापस चला गया और पुनर्जन्म वेदी स्थापित करना शुरू कर दिया। तांग जेन इस तरह की चीज से बहुत परिचित थी, हालांकि इस बार उन्होंने इसे मॉड्यूलर लेआउट में बदल दिया था। चाहे इसे तोड़ना हो या जोड़ना, यह बहुत सुविधाजनक था। उसने ऐसा करने का कारण स्वाभाविक रूप से भविष्य में उसके लिए सामान पैक करना और भागने को सुविधाजनक बनाना था। 3 घंटे तक व्यस्त रहने के बाद तांग जेन ने आखिरकार वेदी की स्थापना पूरी कर ली। इसके बाद युवक को अपना पुनर्जन्म पूरा करने में मदद करने के लिए उसे केवल एक उपयुक्त शरीर प्राप्त करने की आवश्यकता थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन मातृवृक्ष द्वारा संवर्धित शरीर परिपक्व होने वाला था और तांग जेन जल्दी में नहीं थी, इसलिए पुनर्जन्म के मामले में अभी कुछ दिनों का इंतजार हो सकता है। इससे पहले तांग जेन के पास करने के लिए अभी भी अन्य काम थे। उन्होंने इवानोव और अन्य लोगों से दोबारा संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। यह भी संभव था कि उसका मोबाइल फोन नष्ट हो गया था, इसलिए तांग जेन उनके विशिष्ट स्थान पर लॉक नहीं कर सका। ये बेकार लोगों का झुंड इतनी छोटी सी बात भी नहीं संभाल सकता। तांग जेन ने सोफे पर बैठते हुए शाप दिया। टेलीविजन पर कार्यक्रम देखते समय उनके हाथ में चाय का कप था और उन्होंने एक दुर्लभ फुर्सत के पल का आनंद लिया। अब जबकि होली ड्रैगन सिटी ने पहले से ही अपने चारों ओर मौजूद दुश्मन को खदेड़ दिया था, अब उसके लिए अपनी असाधारण क्षमताओं को दिखाने का समय आ गया है। तांग जेन निश्चित रूप से संतुष्ट नहीं होगा यदि वह लाशों की दौड़ और कुत्ते के सिर वाले लोगों को तब तक नहीं पीटता जब तक वह दर्द से डर नहीं जाता। मुझे विदेशी कमीनों के समूह द्वारा लंबे समय से परेशान किया जा रहा है। अब समय आ गया है कि मैं उन पर पलटवार करूं। अच्छा काम करने के लिए सबसे पहले अपने औजारों को तेज करना होगा। तांग जेन को इस कहावत की गहरी समझ थी। यदि उसने मूल दुनिया से हथियार नहीं प्राप्त किए होते तो पवित्र ड्रैगन सिटी अब तक कायम नहीं रह पाती। यह कई बार नष्ट भी हुआ होगा। इस बार उन्होंने होली ड्रैगन सिटी के लिए उपयुक्त कुछ परिवहन वाहन प्राप्त करने की योजना बनाई। साथ ही वह इन वाहनों को विशेष लड़ाकू वाहनों में भी संशोधित करेगा। एक ऑनलाइन खोज के माध्यम से तांग जेन ने 20 उच्च प्रदर्शन वाले भारी ट्रकों का ऑर्डर दिया।
वे स्टॉक में उपलब्ध थे और तांग जेन किसी भी समय उनके लिए भुगतान कर सकते थे। पवित्र ड्रैगन सिटी में उपकरणों की कमी के कारण तांग जेन केवल किमची देश में संशोधन करने का विकल्प चुन सकते थे। इधर उधर गाड़ी चलाने के बाद उन्होंने अंततः एक कार संशोधन कारखाने से संपर्क किया और संशोधन के लिए 20 कारों को वहां रखने पर सहमति व्यक्त की। संशोधन के दायरे में ड्राइवर की सीट की सुरक्षा, टायरों की सुरक्षा, पीछे के डिब्बे का संशोधन, हथियारों की स्थापना और अन्य पहलू शामिल थे। यह बहुत जटिल तो नहीं था, लेकिन सरल भी नहीं था। कार को संशोधित करने के अलावा तांग जेन को पर्याप्त ईंधन संग्रहित करने और बैकअप के लिए कुछ आसानी से क्षतिग्रस्त भागों को खरीदने की भी आवश्यकता थी। पलक झपकते ही 6-7 दिन बीत गए। सुबह सुबह तांग जेन फिर से बाहर निकलने वाली थी। करने को बहुत सारी चीजें थीं। तांग जेन के पैर बमुश्किल जमीन को छू रहे थे। सौभाग्य से सब कुछ सुचारू रूप से चला गया। कारों को मूल रूप से संशोधित किया गया था और अन्य चीजें जिन्हें तैयार करने की आवश्यकता थी वे लगभग तैयार थीं। तांग जेन को केवल इन कारों को लाओचेंग दुनिया में वापस लाने की जरूरत थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन गुड मॉर्निंग अंकल। बहुत दूर से एक स्पष्ट और मधुर आवाज सुनाई दी। तांग जेन, जिसने अभी अभी कार का दरवाजा खोला था, ने अपना सिर घुमाया और देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप भी। यह एक 17 या 18 साल की लड़की थी जो तांग जेन के किराए के घर के बगल में रहती थी। वे दोनों घर के सामने कई बार मिले थे और कुछ समय बाद एक दूसरे से परिचित हो गए। तांग जेन को लड़की का नाम नहीं पता था और उसने कभी नहीं पूछा था। उसने केवल यह महसूस किया कि उसकी मुस्कान बहुत अच्छी लग रही थी और लोगों को एक सुखद एहसास दे रही थी। आम लोगों के लिए वह एक राहगीर बनना तय था। यदि वह उनके बहुत अधिक संपर्क में आता तो इससे न केवल उन्हें परेशानी होती बल्कि स्वयं को भी असुविधा होती। इसलिए तांग जेन अवचेतन रूप से अजनबियों के साथ संपर्क से बच रहा था। लड़की केवल तांग जेन के बारे में उत्सुक हो सकती है। यह एक चाचा जिसने खुद एक बड़ा घर किराए पर लिया और सुबह जल्दी निकल जाता था और हर दिन देर से लौटता था। वे सभी पड़ोसी थे, इसलिए जब वे मिलते थे तो एक दूसरे का अभिवादन करना सामान्य बात थी। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको स्कूल भेजूं? यह रास्ते पर है। तांग जेन केवल आदत के कारण विनम्र हो रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि लड़की तुरंत चलकर सामने वाली यात्री सीट पर बैठेगी। फिर धन्यवाद अंकल। इतना कहने के बाद वे मीठी मुस्कान भी बिखेरी, जिससे तांग जेन, जो गुप्त रूप से बातूनी होने के लिए खुद को डांट रहा था, असहाय हो गया। वह केवल मुस्कुराहट के साथ कार स्टार्ट कर सका। जब लड़की तांग जेन के साथ बातचीत कर रही थी तो कार धीरे धीरे सड़क पर चल रही थी। अंकल, आपका काम क्या है? जब तक मैं पैसा कमा सकता हूँ मैं कुछ भी करूँगा। तांग जेन भावशून्य था। तो क्या अंकल सिद्धांत ही नहीं होंगे? लड़की चिल्लाई। तांग जेन के मुंह का कोना हिल गया। यह अभी भी ठीक है अंकल। क्या आपको इतने बड़े घर में अकेले रहते हुए अकेलापन और डर नहीं लगता? लड़की ने पूछा। तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। तांग जेन का चेहरा काली रेखाओं से भर गया था। लड़की की आंखें चमक उठी। क्या आप अकेले हैं अंकल? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको किसी गर्लफ्रेंड से मिलवाऊं? हाँ। क्या आप शर्मिंदा हैं? यह ठीक है, यह एक सौदा है तांग जेन, ये अधिकार है। मैंने तुमसे कब कोई वादा किया था? लड़की के कार से उतरने के बाद तांग जेन ने राहत की लंबी सांस ली। उसने मन ही मन सोचा कि आखिरकार उसके कान कुछ देर के लिए शांत हो सकते हैं। हालांकि पलक झपकते ही तांग जेन फिर से धीरे से मुस्कुराई। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन पहले की बातचीत से उसे बहुत आराम महसूस हुआ था और उसका मूड भी बहुत खुश था। दूसरी दुनिया में निर्मम हत्या और अपनी मूल दुनिया में भटकने से उसकी मानसिक स्थिति हमेशा तनावग्रस्त रहती थी। स्थिति और शक्ति जितनी अधिक होगी, ताकत उतनी ही अधिक बढ़ेगी। तांग जेन को उतना ही अधिक महसूस होगा कि उसके और सामान्य लोगों के बीच दूरी है। इस तरह का एहसास नशीला था, लेकिन उसके लिए अकेलापन महसूस करना भी बहुत आसान था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास दूसरों के साथ सामान्य रूप से संवाद करने का कोई तरीका नहीं था। अधिकांश समय वे केवल अपनी खुशी, क्रोध और दुख को अपने दिल में ही दफन कर पाता था। हर चीज में हमेशा नुकसान होता था, लेकिन जब तक वे इच्छुक था
इससे क्या फर्क पड़ता था कि यह कितना कठिन और थका देने वाला था। तांग जेन उस स्थान पर पहुंचे जहां कारों को संशोधित किया गया था। उसने आंगन में खड़ी कारों की कतार को देखा और संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। संशोधित ट्रक बिल्कुल अलग था। हालांकि तांग जेन की राय में यह एक पवित्र ड्रैगन सिटी के लिए सबसे उपयुक्त वाहन था। आखिरकार इसे चलाना आसान था और बहुत अधिक रखरखाव की आवश्यकता नहीं थी। पिछली बार सैन्य अड्डे पर तांग जेन ने विचार किया था कि क्या एक टैंक प्राप्त किया जाए, लेकिन अंत में उन्होंने इस विचार को खारिज कर दिया। युद्ध के देवता की इस तरह की भूमि को संचालित करना आसान नहीं था और रसद की आवश्यकताएं बहुत अधिक थीं। होली ड्रैगन सिटी इस समय इसका समर्थन करने में सक्षम नहीं थी। फैक्ट्री के बॉस को ढूंढने के बाद तांग जेन ने बाकी पैसे का भुगतान किया और बॉस से कहा कि वह रात में कार उठाए और द नाइट वॉच के लिए जिम्मेदार श्रमिकों को याद दिलाए। बॉस ने पैसे गिनने के बाद वह स्वाभाविक रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। समय बीता गया और तांग जेन आधी रात को कारखाने में दिखाई दी। उसने पहले रात के चौकीदारों के भोजन में नींद की गोलियां डालीं, जिससे वे सो गए, और फिर यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक किट का उपयोग करके कारखाने से बाहर जा रही एक कार का वीडियो बनाया और उसे उस रात के निगरानी वीडियो में डाल दिया। फिर उन्होंने संशोधित टैंकों को पवित्र ड्रैगन सिटी के सामने चौक पर भेजा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें। अध्याय 183 पतन आश्रय का रहस्य। अनुवादक 54,96,90,339 मानचित्र दृश्य के माध्यम से तांग जेन ने अपनी सामान्य दृष्टि पर स्विच करने से पहले जियोफेंग को अपनी कार में जाते हुए देखा। जियोफेंग एक बहुत ही होशियार युवक था और वह अपने काम में बहुत विश्वसनीय था। हालांकि वह नेता बनने के लिए उपयुक्त नहीं थे। तांग जेन ने कभी भी उसे पुनर्जन्म वेदी का कार्यभार संभालने देने की योजना नहीं बनाई थी। यह बहुत गंभीर मामला था और तांग जेन को सतर्क रहना था। फिलहाल यह एक खतरनाक काम लग सकता है, लेकिन एक बार जब अंतर प्लेन सोल ट्रांसमिशन का परीक्षण पूरा हो जाएगा तो मूल दुनिया से इंसान बड़े पैमाने पर लुचेंग की दुनिया में चले जाएंगे। तब तक जो लोग पुनर्जन्म वेदी के प्रभारी थे उन्हें निश्चित रूप से बहुत सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। इसलिए तांग जेन निश्चित रूप से उन लोगों का उपयोग नहीं करेगा जिनके पास क्षमता नहीं है या जो बुरे इरादे रखते हैं। मूल दुनिया के मामले मूलतः सुलझ चुके थे। तांग जेन को अगला काम अभयारण्य को साफ करना था और ब्लैक रॉक सिटी के दोबारा मदद मांगने का इंतजार करना था। वह बाहर चला गया और आंगन का दरवाजा बंद कर दिया। तांग जेन घर लौट आया और टेलीपोर्टेशन सक्रिय कर दिया। होली ड्रैगन सिटी ग्लिटर गोल्ड रेस के अभयारण्य की तीसरी भूमिगत मंजिल। तांग जेन ने खाली भूमिगत तीसरी मंजिल को देखा। यह पुष्टि करने के बाद कि आसपास कुछ भी असामान्य नहीं है, उन्होंने तत्काल टेलीपोर्टेशन मैप प्लगइन सक्रिय कर दिया। इस बार उसे टेलीपोर्ट डाउन करने की आवश्यकता थी। हालांकि मानचित्र में चौथी भूमिगत मंजिल का वातावरण नहीं दिखाया गया था, इसलिए तांग जेन के पास सेट करने के लिए स्पष्ट टेलीपोर्टेशन समन्वय नहीं था। इस बार टेलीपोर्टेशन अभयारण्य की सामान्य संरचना पर आधारित था। जहां तक यह बात है कि उसे कहां टेलीपोर्ट किया जाएगा, यह भाग्य पर निर्भर करेगा। सौभाग्य से इस प्रकार का टेलीपोर्टेशन तांग जेन को पत्थर में नहीं दबाएगा, अन्यथा तांग जेन को अपनी मूल दुनिया में वापस टेलीपोर्ट करने के लिए बहुत परेशानी से गुजरना होगा। अगले दिन ठंडा होने के बाद वह टेलीपोर्टेशन प्लगइन फिर से खोल लेगा। हालांकि इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि टेलीपोर्टेशन की प्रक्रिया के दौरान वह धूल से ढका होगा। तांग जेन बिना किसी को पता चले अभयारण्य की चौथी भूमिगत मंजिल में प्रवेश करना चाहता था। फिलहाल यही एकमात्र कारगर तरीका था, अन्यथा अगर उसने प्रवेश करने के लिए प्रवेश द्वार खोला तो यह निश्चित रूप से चमकती सोने की दड़ की रानी का ध्यान आकर्षित करेगा। फिर तांग जेन निश्चित रूप से वह नहीं देख पाएगा जो वह देखना चाहता था। तांग जेन को केवल यह महसूस हुआ कि जैसे ही उसने अपना टेलीपोर्टेशन सक्रिय किया, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसका शरीर धीरे से जमीन पर गिरा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे छू लिया।
उन्होंने पुष्टि की कि वह चौथी भूमिगत मंजिल में सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुके हैं। क्वांटम इनविजिबिलिटी लाइट स्क्रीन को तुरंत सक्रिय करने के बाद तांग जेन ने ऑल राउंड डिजिटल बैटल इंटरफेस खोला और ध्यान से जांच की। चौथी भूमिगत मंजिल भी एक विशाल स्थान थी। तांग जेन कई बार घूमे और उन्हें राक्षसों का कोई निशान नहीं मिला। भगवान जाने चमकते सोने की जाति की रानी उन राक्षसों को कहां ले गई थी। यह पुष्टि करने के बाद कि चौथी भूमिगत मंजिल पर कोई असामान्यता नहीं है, तांग जेन ने पांचवी भूमिगत मंजिल के मार्ग की जांच की और यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि मार्ग बंद नहीं था। तांग जेन बहुत खुश थी। इस तरह उसे ठंडक खत्म होने का इंतजार नहीं करना पड़ा और उसकी जांच की गति काफी तेज हो सकी। पांचवी भूमिगत मंजिल में सावधानी से प्रवेश करने के बाद तांग जेन को राक्षसों की अनोखी गंध महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि इस मंजिल पर राक्षस दिखाई देने चाहिए। तांग जेन को यह उम्मीद नहीं थी कि पूरे पांचवें भूमिगत तल पर अभी भी कोई राक्षस नहीं है। इसके बजाय जमीन खून और कीमा के निशानों से ढकी हुई थी। वे सूख गए थे और काले हो गए थे, मानो वे बहुत लंबे समय से अस्तित्व में थे। तांग जेन ने जमीन पर गंदगी को देखा। उनकी अभिव्यक्ति मौन थी और उन्होंने एक विचारशील अभिव्यक्ति प्रकट की। चमकती सोने की दौड़ के अभयारण्य में स्थिति वास्तव में अजीब थी और तांग जेन की अपेक्षाओं से पूरी तरह परे थी। क्या ऐसा हो सकता है कि चमकती सोने की दौड़ की रानी सही थी? उसने सभी राक्षसों को अभयारण्य के निचले भाग में कैद कर दिया था। दुर्भाग्य से तांग जेन ने चमकती सोने की दौड़ की रानी पर विश्वास नहीं किया। उसने सोचा कि यह महिला बहुत षड्यंत्रकारी है और अभयारण्य में कुछ अकथनीय रहस्य छिपे होंगे। 10 मिनट से अधिक समय तक रुकने के बाद तांग जेन एक बार फिर गहरे स्थान की ओर चला गया। उसे तलाशने की योजना बना रहा था। छठी भूमिगत मंजिल पर उसे वही खून के धब्बे मिले। पिछली मंजिल की स्थिति की तुलना में यह मंजिल अधिक गंदी थी। कई धातु की वस्तुओं पर लड़ाई और काटने के निशान थे। इन निशानों से स्पष्ट पता चलता है कि यहाँ असामान्य रूप से तीव्र युद्ध हुआ था। तांग जेन के दिल में एक हल्का सा अनुमान था, हालांकि इसे साबित करने के लिए उन्हें और सबूतों की जरूरत थी। इसलिए तांग जेन ने जंगल में गहराई तक जाना जारी रखा। नाइट वॉकर की तरह वह उदास भूत के क्षेत्र से गुजर रहा था। वह जल आपूर्ति क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र और अज्ञात उपयोग वाले कई क्षेत्रों से गुजरा। तांग जेन पहले से ही अभयारण्य के निचले भाग के करीब था। इस दौरान उनका सामना एक भी राक्षस से नहीं हुआ, लेकिन अधिक से अधिक सुराग उनके अनुमान का समर्थन करते रहे, जिससे उनका चेहरा और अधिक उदास हो गया। चमकती सोने की दौड़ की रानी को नहीं पता था कि उसके लिए क्या अच्छा है। उसने उसके लिए जाल बिछाया होगा। कबा एक धीमी ध्वनि प्रसारित की गई, जिससे तांग जेन, जो आगे बढ़ रहा था, अपनी जगह पर रुक गया। उसकी नजरें आवाज की दिशा में टिकी थीं। एक चमकदार सोने की दौड़ वाला राक्षस धीरे धीरे मार्ग पर चल रहा था। इसने नरम कवच जैसे कपड़ों का एक सेट पहना हुआ था और इसकी अभिव्यक्ति क्रूर और भयानक थी। यह किसी साधारण राक्षस से भिन्न नहीं लग रहा था। राक्षस के हाथ में सुनहरे कागज का ढेर लग रहा था, जो रुन्स और पैटर्न से भरा हुआ था। तांग जेन अंधेरे में छिप गया और चुपचाप इस राक्षस को देखने लगा। उसे लगा कि यह राक्षस सरल नहीं है। यदि कोई राक्षस की आंखों को ध्यान से देखे तो वे कुछ अलग ही खोज पाएंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि राक्षस की आंखें लगातार घूम रही थीं और विज्ञान की रोशनी से चमकती थीं। इस चमकती सोने की जनजाति के राक्षस के प्रदर्शन को देखने के बाद तांग जेन को याद आया कि चमकती सोने की जनजाति की रानी ने एक बार उल्लेख किया था कि अन्य चमकती सोने की जनजाति के लोग भी थे जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता को इसके समान बनाए रखा था। ऐसा लग रहा था कि यह लड़का उनमें से एक था। तांग जेन ने कोई कार्यवाही नहीं की। इसके बजाय उसने चमकते सोने के जनजाति राक्षस को अपने पास से चलने की अनुमति दी। स्थिति अभी भी अस्पष्ट थी, इसलिए जल्दबाजी में कार्य करना बुद्धिमानी नहीं थी। चमकती हुई सोने की जनजाति के राक्षस के गुजर जाने के बाद तांग जेन ने आगे बढ़ना जारी रखा। हालांकि इस बार वे चमकती सोने की जनजाति के राक्षसों द्वारा खोजे जाने से बचने के लिए अधिक सावधान था।
लगभग 20 मिनट तक चलने के बाद तांग जेन एक बार फिर अगले स्तर के स्थान में प्रवेश कर गया। यह स्थान उपरोक्त सभी स्थानों से भिन्न था। यह बहुत बड़ा था, लेकिन इस स्थान में सभी प्रकार के यांत्रिक कठपुतलियां पंक्तियों में पंक्तिबद्ध थीं। छोटे केवल मुट्ठी के आकार के थे, जबकि बड़े 4 से 5 मीटर लंबे थे। वे पूरी तरह से हथियारों से लैस थे और राजसी लग रहे थे। तांग जेन सावधानी से यांत्रिक कठपुतलियों में से एक के पास पहुंचा और उसे कई बार काटने के लिए बैंगनी इलेक्ट्रिक शॉर्ट तलवार का इस्तेमाल किया। यांत्रिक कठपुतली का सुनहरा बाहरी आवरण छिल गया था। उसी समय उसकी उंगलियां यांत्रिक कठपुतली के अंदरूनी हिस्से में फंस गईं और कई स्तर के 2 मस्तिष्क मोतियों से जड़ी एक गोल्डन डिस्क उसकी हथेली में फिसल गई। टैंग जेन ने गोल्डन डिस्क का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और पाया कि ये स्तर 2 मस्तिष्क मोती उस पर मजबूती से टिके हुए थे। उसी समय डिस्क घने सुनहरे तारों से ढकी हुई थी। कठपुतली के शरीर में रखे जाने पर ये तार कठपुतली के अंदर के तारों से जुड़ जाएंगे। डिजाइन सरल और स्पष्ट था और यह बताना आसान था कि इन कठपुतलियों की शक्ति का स्रोत उनके दिमाग से आता था। तांग जेन ने चुपके से आह भरी। चमकती सोने की दौड़ वास्तव में शक्तिशाली थी। उन्होंने वास्तव में अपनी कठपुतलियों को संशोधित किया था और मौके पर ही अपने दिमाग की ऊर्जा का उपयोग किया था। तांग जेन ने बड़ी संख्या में यांत्रिक कठपुतलियों को उदासीनता से देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। अब वे एक चमकती सोने की दौड़ की रानी की योजना को पूरी तरह से समझ चुका था। एक महिला का दिल सबसे क्रूर होता है। चमकती सोने की दौड़ की यह रानी काफी चरित्रवान है। हालांकि क्या उसे अपनी पूरी दौड़ के भाग्य को दांव पर लगाकर हारने और ठीक ना हो पाने का डर नहीं है। हालांकि तांग जेन ने पहले से ही खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था, फिर भी सभी प्रकार की यांत्रिक कठपुतलियों को देखने के बाद भी उसके दिल में डर महसूस हो रहा था। वह उस दृश्य की पूरी कल्पना कर सकता था जब ये कठपुतली सेना जमीन पर प्रकट होगी। पवित्र ड्रैगन सिटी के लिए यह एक भयानक आपदा थी। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें। अध्याय 184 बंजर भूमि टैंक और पुनर्जीवित किशोर अनुवादक 54,96,90,339 होली ड्रैगन शहर के विस्तृत चौराहे पर कच्चे और आकर्षक संशोधित युद्धरथों की एक पंक्ति अब बड़े करीने से व्यवस्थित की गई थी। ताई सेंग ने अपने लोगों के बड़े समूह का नेतृत्व किया और एक साथ इकट्ठा होकर उस युद्ध रथ को घेर लिया जिसे तांग जेन कल रात वापस लाया था और आश्चर्य से अपनी जीभ चटका रहा था। वे अब कारों के लिए अजनबी नहीं थे। अब पवित्र ड्रैगन शहर के सभी सैनिक गाड़ी चलाने में कुशल थे, इसलिए जब उन्होंने पहली बार इन रथों को देखा तो टायसन उन पर कूद पड़े और घाटी के 5 से 6 बार चक्कर लगाते हुए कुशलता से कार स्टार्ट की। कार से बाहर कूदने के बाद ताई सिंह जोर से हंसे और कहा कि यह कार युद्ध के लिए तैयार थी और इसे चलाने में खुशी हुई। तांग जेन ने आगे बढ़ने और सभी को इस संशोधित युद्ध वाहन के कार्यों से परिचित कराने से पहले कुछ देर तक किनारे से देखा। संशोधित टैंक को भारी मशीन गन से सुसज्जित किया जा सकता था और गाड़ी के दोनों किनारों पर फायरिंग छेद थे जिन्हें बंद किया जा सकता था। उसी समय गाड़ी के शीर्ष को ड्रैगन की हड्डियों और स्टील प्लेटों से सील कर दिया गया था जो टैंक के सिर से जुड़े हुए थे। योद्धाओं को पिछली गाड़ी के माध्यम से टैंक में प्रवेश करने की आवश्यकता थी। संशोधित युद्ध रथ सैनिकों को शीघ्रता से ले जा सकते हैं और बुनियादी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। वे शक्तिशाली हथियार भी ले जा सकते थे। ऐसा करने में सक्षम होने से तांग जेन का लक्ष्य पहले ही हासिल हो चुका था। 20 लड़ाकू वाहनों में से 15 का इस्तेमाल युद्ध के लिए किया जाएगा। आवश्यक गोला बारूद और हथियार लड़ाकू वाहनों द्वारा ले जाए जाएंगे। पब्लिक फ्यूचर द्वारा विज्ञापन शेष 5 में से 2 ईंधन टैंक कारें थीं, एक खाद्य आपूर्ति वाहन था, एक एम्बुलेंस था और एक कमांड वाहन था। पवित्र ड्रैगन सिटी में इस समय अधिक योद्धा नहीं थे और ये रथ तो उनके लिए पर्याप्त थे। टैंक के बुनियादी कार्यों को पेश किया गया था। योद्धाओं के लिए अगला काम हथियारों और आंतरिक सज्जा को स्थापित करना और फिर अनुकूली प्रशिक्षण करना था। पिछली बार जब वे सैन्य अड्डे पर थे, तांग जेन को काफी सैन्य उपकरण मिले थे। अब सभी को एक सेट दिया गया।
हालांकि जब ये प्रामाणिक उपकरण पवित्र ड्रैगन शहर के सैनिकों द्वारा पहने गए तो तांग जेन को ऐसा लगा जैसे वे गुरिल्लाओं को देख रहा था। इन लोगों की शक्ल देखो। वे चमड़े के कपड़े, जीन्स, लड़ाकू जूते, सामरिक बनियान और केवलर हेलमेट पहने हुए हैं। वे पूरी तरह से आधुनिक सैनिकों की तरह कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन उनकी कमर पर 2 फुट लंबी स्वनिर्मित छुरी और पीठ पर 4 या 5 छोटे भाले क्यों हैं? क्या एक राइफल आपके लिए पर्याप्त नहीं है? यह संयोजन ठीक था, लेकिन सामरिक बनियान के नीचे प्लेट कवच के बारे में क्या? बुलेट प्रूफ जैकेट और वे हड्डी बिल्ली कमीने, क्या तुम अपने सिर पर उस चमकदार चांदी की टोपी को फेंक सकते हो? यह मैचिंग कवच के लिए है, ठीक है। जब टैंग जेन ने लोगों के समूह की रचनात्मक मिक्स एंड मैच शैली देखी तो वह भी नशे में था। उसके पास इन लोगों के बारे में शिकायत करने की कोई ऊर्जा नहीं थी जो अच्छी चीजों को बर्बाद कर रहे थे। तांग जेन ने मुरोंगजियान से कुछ कुशल महिलाओं को खोजने और उन्हें तांग जेन द्वारा लाए गए युद्ध क्षेत्र चिकित्सा बचाव वीडियो देखने के लिए कहा। वह उन्हें युद्ध के मैदान में सैन्य डॉक्टर बनने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए तैयार था। उसने लोगों के समूह पर बहुत अधिक ऊर्जा और पैसा खर्च किया था। तांग जेन लोगों के समूह को इतनी आसानी से मरने देने को तैयार नहीं था। यह वास्तव में एक नुकसान होगा। तांग जेन वह करने की पूरी कोशिश करेगा जो वह कर सकता है। जहां तक परिणामों की बात है, तांग जेन इसे मजबूर नहीं करेगा। क्रॉस प्लेन सोल ट्रांसमिशन प्रयोग पूरा होने से पहले पेशेवर तकनीकी प्रतिभाएं हमेशा वे संसाधन थीं जिनकी तांग जेन में सबसे अधिक कमी थी। उसने देखा कि उत्साहित लोगों का एक समूह टैंक के चारों ओर हथियार इकट्ठा कर रहा था, और कुछ ने टैंक के सामने एक विशाल 6 सींग वाले राक्षस की खोपड़ी भी रख दी, जिससे पहले से ही बंजर भूमि शैली का टैंक और भी अधिक क्रूर दिखने लगा। यह एकदम परफेक्ट मैच लग रहा था। तांग जेन को अब इन लोगों से कोई परेशानी नहीं हुई और वे एक चौक से चला गया। वह पूरे रास्ते चलकर मातृ वृक्ष तक गया और लटके हुए फलों की जांच की। तभी उसने बैंगनी बिजली की छोटी तलवार निकाली और ध्यान से फल के बाहरी आवरण को काट दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन जैसे जैसे फल पर दरारें धीरे धीरे चौड़ी होती गईं, अंडे की सफेदी जैसा हरा तरल पदार्थ बाहर निकलता गया और साथ ही एक स्वस्थ और मांसल पुरुष शरीर का पता चला। यह आत्मा मेजबान निकाय था जिसे तांग जेन ने विकसित किया था। न कोई श्वास थी और न कोई आत्मा। यह तो बस एक अतुलनीय शुद्ध शरीर था। तांग जेन ने एक पल के लिए शरीर की जांच की। यह पुष्टि करने के बाद कि कोई खामी नहीं है, उसने अपना हाथ बढ़ाया और शव को अपने भंडारण स्थान में रख दिया। उसी समय उन्होंने ट्रांसमिशन चालू किया और अपने किराए के घर पर लौट आए। उसने रेफ्रिजरेटर से एक पेय निकाला और एक घूंट लिया। फिर तांग जेन ने एक सफेद कोट पहन लिया और चोरी रोधी दरवाजे को कसकर बंद करते हुए तहखाने में चला गया। पुनर्जन्म की सामग्रियां पहले ही तैयार हो चुकी थीं। तांग जेन ने संस्कारित शरीर को रक्तकुंड में फेंक दिया और फिर मस्तिष्क के मनके को प्रत्यारोपित किया जिसने युवक की आत्मा को शरीर में संग्रहित किया, जिससे सीधे पुनर्जन्म वेदी सक्रिय हो गई। तांग जेन पहले से ही इस पुनर्जन्म गुप्त तकनीक से बेहद परिचित थी। अगर वह अपनी आंखें बंद भी कर ले तब भी वह पूरा चरण पूरा करने में सक्षम होगा। जैसे ही अजीब रोशनी गायब हुई, रक्तकुंड में शरीर हिल गया और धीरे से अपनी आंखें खोली। यदि तुम जाग रहे हो तो जल्दी उठो, स्नान करने के लिए बाथरूम में जाओ और अपने कपड़े बदलो। तांग जेन ने अपने मुंह में सिगरेट दबा रखी थी और उसने उस युवक की ओर देखा जिसकी अभिव्यक्ति शून्य थी और उसने धीरे से कहा। वह युवक खून के पूल से उठ खड़ा हुआ और उस हवा को महसूस किया जिसमें उसने सांस ली। उसने अपने लगभग पूर्ण शरीर पर एक और नजर डाली, खासकर उसके नीचे की हिलती हुई चीज पर, और मुस्कुराया। तांग जेन ने युवक के चेहरे पर गर्व की अभिव्यक्ति को देखा और मदद नहीं कर सका लेकिन मजाक उड़ाया। हालांकि आपकी उस चीज का उपयोग किया जा सकता है, यह अफसोस की बात है कि वह जन्म नहीं दे सकता। आपको अच्छा महसूस कराने के अलावा इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य पहले ही गायब हो चुका है। युवक के मुंह के कोने हिल गए। वह चुपचाप ऊपर गया और खुद को धोया। फिर वह ढीले कपड़े पहनकर नीचे आ गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन बॉस, क्या चल रहा है? युवक तांग जेन के सामने बैठा था।
उनके चेहरे पर उत्सुकता और खुशी झलक रही थी। क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि जब तक तुम मेरा अनुसरण करोगे, मैं गारंटी दे सकता हूं कि तुम नहीं मरोगे? क्या तुम्हें लगा कि मैं डींगे हाँक रहा हूं और अनसुना कर रहा हूं? तांगजेन ने युवक की ओर देखा और अप्रिय स्वर में कहा। युवक अजीब तरह से मुस्कुराया और जल्दी से समझाया, मैं आपके द्वारा निकाले गए सोने से इतना सदमे में था कि आपने जो कहा वे मैंने सुना ही नहीं। आप मन से डरे हुए नहीं हैं। तुम बहुत लालची हो। यह सिर्फ सोने के कुछ टुकड़े हैं और आप पहले से ही बहुत परेशान हैं। मैं वास्तव में नहीं जानता कि क्या आपको उस समय चुनना एक गलत निर्णय था। तांगजेन ने खेदजनक भाव से अपना सिर हिलाया। युवक ने तुरंत अपनी वफादारी व्यक्त की। बॉस, आपकी आंखें अच्छी हैं। क्या मैंने अपने पिछले मिशन अच्छे से पूरे नहीं किए? इस बार यदि वे लोग ना होते जो मुझे मारने पर आमादा थे, तो मैं इतना कायर ना होता। तांगजेन ने अपना हाथ लहराया और युवक को बोलने से रोक दिया। वह गहरी आवाज में बोला, मुझे तुम्हारे अतीत की परवाह नहीं है। अब से आप एक अलग व्यक्ति हैं। आपके पिछले जीवन का आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपको पुनर्जीवित करने की कीमत छोटी नहीं है, इसलिए मुझे आशा है कि आप अपने काम में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। अन्यथा, यदि मैं तुम्हें पुनर्जीवित कर सकता हूं, तो स्वाभाविक रूप से मैं तुम्हें मार भी सकता हूं। निस्संदेह, मैं तुम्हें व्यर्थ काम नहीं करने दूंगा। मेरा मानना है कि आपको जल्द ही एहसास होगा कि पैसा केवल संख्याओं का एक समूह है जो आपके लिए बढ़ता रहता है। यह कहने के बाद तांगजेन ने अपना हाथ लहराया और सोने के 10 से अधिक टुकड़े, जो किसी तेज ब्लेड से काटे गए लग रहे थे, युवक के सामने आ गए। वे चकाचौंध थे। युवक ने अनुमान लगाया कि सोने का वजन निश्चित रूप से 200 किलोग्राम से अधिक था। जब तुम जाओ तो ये सोना ले जाना। फिर आप इस शहर में मजबूती से पैर जमा सकते हैं और मेरे लिए कड़ी मेहनत कर सकते हैं। तांगजेन ने अपने स्थान से एक सैन्य पिस्तौल और गोलियों से भरी कुछ पत्रिकाएं निकालने और उन्हें युवक को सौंपने से पहले एक पल के लिए सोचा। जब युवक अपना सामान लेकर जाने वाला था, तांगजेन ने अचानक कुछ सोचा और पूछा, ओह ठीक है, मैं अभी भी आपका नाम नहीं जानता। मैंने सोचा था कि आप नहीं पूछेंगे, बॉस। बस मुझे फेंका हो। युवक फूट फूट कर मुस्कुराया। ठीक है, मुझे नहीं पता। आप अब जा सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें। अध्याय 185 चमकती सोने की दौड़ का विनाश। अनुवादक 54,96,90,339। तांगजेन इन कठपुतलियों से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहता था। उनके आंतरिक शक्ति स्रोत के रूप में काम करने वाले सभी मस्तिष्क मोतियों को हटाने के अलावा वह आपातकालीन उपयोग के लिए एक एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकता था। विद्युत चुंबकीय पल्स बम, 1 किलोमीटर का विनाश त्रिज्या। डाउनलोड लागत 10,000 सोने के सिक्के। तांगजेन ने चमकती सोने की दौड़ की कठपुतलियों की संरचना का अध्ययन किया था। उनके विश्लेषण के बाद चमकती सोने की दौड़ की तकनीक में मूल दुनिया की तकनीक के साथ कई समानताएं थीं, और विद्युत चुंबकीय पल्स बम प्रभावी हो सकता है। बात बस इतनी थी कि यह एप्लीकेशन कठपुतलियों के चलने के बाद ही प्रभावी होगा। अब जब सभी कठपुतलियां बंद होगी, तांगजेन इसे डाउनलोड करने पर भी इसका उपयोग नहीं कर सका। एक और तरीका था, चमकती सोने की जाति की रानी और अन्य को मार डालना। ग्लिटर गोल्ड रेस के नियंत्रण के बिना ये कठपुतलियां सक्रिय नहीं हो पाएंगी। यह सबसे गहन समाधान था। हालांकि अगर उसे लोगों के समूह से छुटकारा पाना होता, तो तांगजेन कभी भी मस्तिष्क पल की ऊर्जा के उपयोग के संबंध में तकनीक प्राप्त नहीं कर पाता। शायद वह इन यांत्रिक कठपुतलियों को अपना बनाने में भी सक्षम नहीं होगा। तांगजेन को अपने दिल में बहुत उलझन महसूस हुई। इस तरह की तकनीक जो ब्रेन पर्ल को एक शक्ति स्रोत में बदल सकती है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। जब तक वे इस पद्धति में महारत हासिल कर सकता है, वे अपनी मूल दुनिया की ऊर्जा पर निर्भरता से छुटकारा पा सकेगा और धीरे धीरे एक बिल्कुल नई ऊर्जा प्रणाली विकसित कर सकेगा। लंबे समय तक सोचने के बाद तांगजेन ने आखिरकार अपना मन बना लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन चमकती सोने की दौड़ की विपत्ति को जीवित नहीं छोड़ा जा सका।
अन्यथा वे केवल अपने ऊपर विपत्ति लाएंगे। भले ही इस बार कुछ नहीं हुआ, भविष्य में होली ड्रैगन सिटी को ये लोग काट सकते हैं। चमकती सोने की दौड़ की रानी जैसे अस्थिर कारक के अस्तित्व के साथ तांग जेन को कोई आश्चर्य नहीं होगा, चाहे वे कुछ भी करें। जहां तक ऊर्जा रूपांतरण तकनीक का सवाल है, तांग जेन का मानना था कि जब तक वे इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करेगा, वे अंततः इसमें महारत हासिल कर लेगा। आखिरकार वहां भौतिक वस्तुओं का ढेर था, इसलिए रिवर्स क्रैकिंग की समस्या नहीं होनी चाहिए। उस स्थिति में आइए शुरू करें। टैंग जेन ने अपने अनुप्रयोगों की सूची से एक एप्लीकेशन का चयन किया और इसे शुरू करने के लिए उस पर क्लिक किया। उसी समय फॉलआउट शेल्टर में एक कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगित होने लगी। यह पहली बार नहीं था जब तांग जेन ने इंफ्रासोनिक हथियार का इस्तेमाल किया था, इसलिए वह इस तरह की एप्लीकेशन की ताकत से बेहद परिचित थे। यह एक अदृश्य ब्लेड था जो बिना खून गिराए हत्या कर सकता था। यह दुश्मन के शरीर के सबसे संवेदनशील और घातक हिस्से पर हमला कर सकता है। क्योंकि इस एप्लीकेशन में उपयोगकर्ता की सुरक्षा करने का कार्य था, तांग जेन को यह चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि उसे इंफ्रासोनिक तरंगों से चोट लगेगी। उन्हें केवल चुपचाप नतीजों का इंतजार करने की जरूरत थी। पिछली बार जब उसने ग्लिटर गोल्ड जाति की रानी को अभयारण्य के विनाश के बारे में बात करते हुए सुना था, तो उसे अदृश्य शैतान के बारे में स्पष्ट अनुमान था। यह एक प्रकार की भयानक इंफ्रासोनिक तरंग हो सकती है, परंतु ग्लिटर गोल्ड जाति को यह बात समझ में नहीं आई। मूल दुनिया की तकनीक की तुलना में, जो सभी पहलुओं में विकसित हो रही थी, ग्लिटर गोल्ड की दौड़ कुछ हद तक पक्षपाती थी। वे धातु मशीनरी की तकनीक से प्रभावित थे और उन्होंने मेमोरी मिश्र धातु के समान धातु, उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले धातु के कपड़े और रोबोट के समान यांत्रिक कठपुतलियां बनाई थीं। हालांकि अन्य पहलुओं में चमकती सोने की जनजाति बहुत पिछड़ी हुई थी। लुचेंग की दुनिया में आदिवासियों की तुलना में केवल थोड़ी ही बेहतर थी। दूसरे शब्दों में, चमकती सोने की जनजाति एक शुद्ध धातु सभ्यता थी। उनमें एक स्वाभाविक लाभ था, लेकिन उनमें एक घातक दोष भी था। वे आसानी से उभर सकते थे, लेकिन वे आसानी से नष्ट भी हो सकते थे। जब तांग जेन इस समस्या के बारे में सोच रहा था, उसके पैरों के नीचे अभयारण्य में चमकते सोने के कबीले के शेष सदस्य अत्यधिक दर्द में थे। ग्लिटर गोल्ड कबीले के लोग जो पवित्र ड्रैगन सिटी के खिलाफ साजिश रचने के बारे में चर्चा करने के लिए एकत्र हुए थे, अचानक उन्हें लगा कि उनके शरीर लगातार कांप रहे हैं और उनके छिद्रों से गंदे खून के निशान रिसने लगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन उनकी आत्माएं भी कांपने लगीं और उन पर घबराहट और पागलपन का भाव हावी हो गया। इससे उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो पूरी दुनिया उलटी घूम रही हो, मानो अगले ही सेकेंड में उनकी आत्माएं पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगी। यह एहसास बहुत परिचित था और इसने उन्हें बेहद भयभीत कर दिया। यह वह अपराधी था जिसने अभयारण्य में चमकदार सोने की जाति, अदृश्य और भयानक शैतान को मार डाला था। इस समय चमकदार सोने की जाति के लगभग सभी जीवित सदस्य अपने दिलों में विलाप कर रहे थे कि स्वर्ग इतना अनुचित क्यों था। ग्लिटर गोल्ड प्रजाति को न केवल विलुप्त होने की विभीषिका का सामना करना पड़ा, बल्कि उन्हें अभयारण्य छोड़ने और सतह पर लौटने का मौका भी मिला। कौन जानता था कि वे फिर से इस घृणित शैतान द्वारा फंस जाएंगे। शायद इस बार चमकती सोने की होड़ पूरी तरह खत्म होने वाली है। चमकती हुई सोने की जाति की रानी ने व्यर्थ ही हाथ हिलाया। अजीब मुखौटा गिर गया था, जिससे उसका हिलता हुआ और विकृत चेहरा दिखाई दे रहा था। उसके सातों छिद्रों से बहते रक्त ने उसे और भी भत्स और कुरूप बना दिया। शरीर और आत्मा की पीड़ा कुछ भी नहीं थी, क्योंकि हृदय में आक्रोश की यातना इससे 10 गुना अधिक दर्दनाक थी। जब से ग्लिटर गोल्ड जाति की रानी को होश आया और पता चला कि अभयारण्य नष्ट हो गया था और उसके सभी लोग मर गए थे, वे नाराज हो गई थी। वह देवताओं और इस दुनिया के सभी जीवित प्राणियों से नफरत करती थी जो सामान्य रूप से रह सकते थे। इतने वर्षों तक अभयारण्य में फंसे रहने के बाद ग्लिटर गोल्ड जाति की रानी और उनके शेष अधीनस्थों ने एक बड़ी कीमत चुकाई और अंततः पुष्टि की कि उन्होंने अपनी मूल दुनिया छोड़ दी है और अब राक्षसों से भरी दुनिया में है। उनकी तरह राक्षस के पास एक मस्तिष्क था जिसमें अजीब ऊर्जा थी।
इसके अलावा ग्लिटर गोल्ड रेस ने यह भी पाया कि उनके द्वारा बनाई गई यांत्रिक कठपुतलियां नियमों से प्रभावित नहीं थीं और अभयारण्य के बाहर जा सकती थीं। हालांकि क्योंकि यांत्रिक कठपुतलियों को निकट दूरी पर चमकदार सोने की दौड़ द्वारा नियंत्रित किया जाना था, यांत्रिक कठपुतलियों की गति की सीमा बेहद सीमित थी। पिछली बार तांगजेन पर फॉलआउट शेल्टर की दूसरी भूमिगत मंजिल पर ब्लेड वाली कठपुतलियों द्वारा हमला किया गया था। यह वास्तव में चमकती सोने की दौड़ की रानी थी जो तीसरी भूमिगत मंजिल पर छिपी हुई थी और ब्लेड वाली कठपुतलियों को ऐसा करने के लिए नियंत्रित किया था। यांत्रिक कठपुतलियों के उपयोग पर प्रतिबंध ने ग्लिटर गोल्ड जाति को एहसास कराया कि उन्हें अभयारण्य छोड़ने का रास्ता खोजना होगा, तभी उन्हें फिर से उभरने की उम्मीद होगी। अन्यथा वे केवल क्षय और मृत्यु के दिन की प्रतीक्षा कर सकते थे। हालांकि दशकों तक प्रयोग करने के बाद भी उन्हें कोई उपयुक्त तरीका नहीं मिल सका। इसके बजाय उन्होंने गलती से मस्तिष्क को शक्ति में बदलने की एक विधि खोज ली, जिससे यांत्रिक कठपुतलियों की युद्ध शक्ति कई गुना से भी अधिक बढ़ गई। यह इस आविष्कार के कारण भी था कि चमकती सोने की दौड़ की रानी ने पहली मंजिल पर राक्षसों को छोड़कर बिना बुद्धि के सभी लाशों को मार डाला, ताकि वे चमकती सोने की दौड़ में अपना अंतिम योगदान दे सकें। असल में भले ही चमकती सोने की दौड़ की रानी ने कुछ नहीं किया, फिर भी ये राक्षस एक दूसरे को खा जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी खाने की जरूरत थी। जहां तक विशाल मात्रा में राक्षसों की लाशों की बात है, उन्हें जला दिया गया और ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया गया। कुछ लाशों का उपयोग एक प्रकार की मेहतर मक्खी को खिलाने के लिए किया जाता था। राक्षसों को भी खाने की जरूरत थी और उन्होंने जो खाया वे यह मक्खी के अंडे थे। कई वर्षों के बाद ग्लिटर गोल्ड रेस के नई यांत्रिक कठपुतलियां पूरी हो गईं और अभयारण्य की निचली कुछ मंजिलों में रख दी गईं। ग्लिटर गोल्ड जाति की रानी और उसके लोग अभयारण्य छोड़ने के अवसर की प्रतीक्षा करते रहे। तांगजेन के प्रकट होने के बाद चमकती सोने की दौड़ की रानी को पता चला कि जिस अवसर का वे इंतजार कर रही थी वे आखिरकार आ गया है। तांगजेन को यह नहीं पता था कि जिस क्षण से उसने पहली मंजिल में प्रवेश किया, चमकती सोने की दौड़ की रानी उसे देख रही थी और उसके खिलाफ साजिश रच रही थी। जब तक वे दोनों तीसरी मंजिल पर एक समझौते पर नहीं पहुंचे, तांगजेन की अभयारण्य में हर गतिविधि रानी की निगरानी में थी। यह इस तरह की निरंतर निगरानी के कारण भी था कि चमकती सोने की दौड़ की रानी ने तांगजेन के बारे में कई रहस्य खोजे। इसने चमकती सोने की दौड़ की रानी को अभयारण्य से भागने की आशा भी दी। चमकती सोने की नस्ल की रानी द्वारा पहना गया नरम कपड़ा कवच तांगजेन का पता लगाने में बाधा डाल सकता था, इसलिए तांगजेन ने कभी भी रानी के अस्तित्व की खोज नहीं की थी। यदि यह तथ्य नहीं होता कि रानी ने जानबूझकर तीसरी भूमिगत मंजिल पर एक दोष प्रकट किया था, तांगजेन ने उसे कभी नहीं खोजा होता। चमकते सोने के कबीले की रानी ने तांगजेन के सामने अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि तांगजेन को संदेह था, फिर भी उसने सबसे बड़ी ईमानदारी के साथ शरीर की खेती की। तांगजेन अपना वादा पूरा करने के लिए तैयार था। चमकती सोने की दौड़ की रानी ने भी सोचा कि योजना सफल होने वाली है। वह तुरंत यांत्रिक कठपुतली सेना को जमीन पर ले जाएगी और तथाकथित पवित्र ड्रैगन सिटी पर कब्जा कर लेगी। फिर वे चमकती सोने की दौड़ का गौरव बहाल कर देगी। लेकिन जब योजना सफल होने वाली थी तो अदृश्य दानव फिर से क्यों प्रकट हुआ और चमकती हुई दौड़ के पुनरुद्धार की आखिरी उम्मीद को छीनते हुए इसे और इसके लोगों के जीवन को फिर से छीनना चाहता था। उसके सभी लोग मर चुके थे और चमकती सोने की जाति की रानी को लगा कि वह भी मरने वाली थी। हालांकि अपनी स्तब्धता में उसे परिचित कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। यह वही युवक होगा जिसने उसके साथ सौदा किया था। वह यहाँ कैसे प्रकट हुआ? क्या उसने रहस्य का पता लगाया? उसने इसकी खोज कब की? यिंगलुओ? चमकती सोने की दौड़ की रानी के मन में अनगिनत सवाल थे, लेकिन वे उनसे पूछ नहीं सकती थी क्योंकि उसके मुंह से बड़ी मात्रा में खून निकल रहा था। हालांकि वह युवक उसके पास गया और मजाकिया लहजे में कहा, मुझे आपकी योजना पता है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि आप असफल होना तय कर चुके हैं। इसके अलावा मैं ही वह व्यक्ति था जिसने उस राक्षस यिंगलुओ को रिहा कर दिया था। चमकते सोने की जाति की रानी ने जब यह सुना तो उसका शरीर जोर से कांप उठा।
उसने तांग जेन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उसका हाथ केवल आधा ही बढ़ा और फिर वह निढाल होकर गिर पड़ी। ग्लिटर गोल्ड वंश का नाश हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- साइट मैप दान करें।